अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह के आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे और साथ साथ अपने प्यारों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जनाब आप लोगों ने माहौल का ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम बदलता जा रहा है और जिस तरह मौसम बदलता है हमारे खाने पीने की आदत बदलना शुरू हो जाती हैं, हमारे पहनने ओढ़ने के जो मलबूसात हैं वो जो है बदलना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिश बरस रही थी और बारिश बरसने की वजह से काफ़ी हद तक हमारा मौसम जो है वो मॉडरेट हो चुका है और हमारा माहौल भी काफ़ी अच्छा हो चुका था, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी वाक़ई हो रही थी। लेकिन क्यों बढ़ती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये फ़ज़ाई आलूदगी क्यों बढ़ती है, इसके पीछे भी ना हमारा अपना ही हाथ है। और जब ये बारिश होती है जो कि अब्रे रहमत कहा जाता है इसको, लेकिन वो जहमत क्यों बनती है इसके पीछे भी हम ही कसूरवार है, क्योंकि हम इनिशियल स्टेजेस पे या बर वक्त इक़दामात नहीं उठा पाते हैं। हम ठीक है, हम तरक्की याफ्ता ममालिक में आते हैं, हम तरक्की याफ्ता कौम है, हमारे यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये तो बहुत ही बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमने देखना होता है, सोचना होता है, काम करने होते हैं, इक़दामात उठाने होते हैं। अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, जैसे ही सर्दी थोड़ी सी पड़ना शुरू होगी, बिकॉज़ अब तो क्योंकि बताया जा रहा है कि 22 सितंबर से भी एक नया स्पेल देखने को मिलेगा बारिशों का, जिसकी वजह से हम बाकायदा तौर पर जनाब सर्दी को खुश आमदीद कहेंगे और जो गर्मी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अभी भी कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, कभी गर्मी जो है वो अपनी लपेट में ले लेती है सारे शहर को, लेकिन जैसे ही सर्दी बढ़ेगी तो फॉग का, ख़ास तौर पर फॉग का जो मसला है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, स्मॉग का मसला बढ़ना शुरू हो जाता है और इसमें भी हमारी अपनी ही कोताहियाँ मौजूद हैं, हमारी अपनी ही जनाब के हम लोग इक़दामात बर वक्त नहीं उठा पाते हैं। आप ट्रैफ़िक की रवानी देख लें, आप शहर लाहौर में ख़ास तौर पर अगर गाड़ियों की तादाद देखें वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से जो उसके अंदर से धुआं निकलता है, बिकॉज़ हम लोग अभी भी यूरो 5 पर या उस तरह के ऑयल्स पर या पेट्रोली मसनूआत पर हम लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं, हम हाइब्रिड गाड़ियों पे शिफ्ट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो माहौल दोस्त गाड़ियाँ बनाई जाएँ, माहौल दोस्त इंजन बनाए जाएँ कि जो इस तरह के धुएँ ना छोड़ें और वो हमारी फ़ज़ा में जाके हमारी फ़ज़ा को आलूदा ना करें। तो अभी भी गाड़ियों में से वही जो है आलूदा धुआं निकलता है। हमारी जो भट्टे हैं, ईंटों के भट्टे हैं, वहाँ पर भी अभी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी वहाँ तक भी नहीं पहुँची है। काफ़ी हद तक लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है इस लाइफ़स्टाइल को कि हमने बेहतर करना है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी कुछ परसेंटेज हमारी ऐसी है कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं और उनकी बदौलत हमारा जो माहौल है वो ख़राब होता जाता है। और दिन ब दिन आप देखें कि हमारा जो गर्मियों का एक स्पैन होता है, पहले हम देखते थे कि हम साल में 4 महीने हम लोग इंजॉय करते थे, गर्मी सर्दी ख़ज़ां बखार, लेकिन अब ज़्यादातर हमें गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। सर्दी काफ़ी हद तक वो दिसंबर तक चली गई है, नवंबर के एंड पर जाके सर्दी जो है वो ख़ास तौर पर ज़्यादा वाली सर्दी महसूस होती है। तो इसके पीछे अब पूरा मुल्क कह लें या पूरी दुनिया ही जो क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है और इसके हवाले से इक़दामात उठा रही है। सिर्फ हम ही हर फील्ड में पीछे रह जाते हैं, एनवायरनमेंट के हवाले से भी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी इतनी हम लोग बात करते हैं, इतने फोरम्स पर जाकर हमें आगाह किया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है, लेकिन फिर भी हम इस हवाले से मौसर इक़दामात नहीं उठा पाते हैं। तो अगर आज से ही हम ये सोच लें और ये तहैया कर लें कि जनाब हमने अपने आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन माहौल देना है, एक तो घर का माहौल होता है ना, एक ओवरऑल हमने उनको बेहतरीन इन्वायरमेंट देना है, माहौल देना है, अच्छी सांस लेने वाला, क्योंकि आप जब ये आलूदा पोल्यूशन में आलूदा फ़ज़ा में सांस लेते हैं ना, तो आप समझें कि आप, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ इसमें सांस लेने से आप ये समझें कि आपने 20 सिगरेट्स पी हैं, कि आप इतनी आलूदा हमारी ख़ासतौर पर लाहौर शहर की फ़ज़ा होती जा रही है। तो हम लोगों ने अपने तहत आप ही अपनी मदद करनी है और इनके हवाले से इक़दामात उठाने की कोशिश करनी है, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि इसमें बेहतरी लाई जा सके। अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कुछ पिंक आइज़ के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसे आशूब चशम कहा जा रहा है और उसकी वबा ने पाकिस्तानियों को अपनी लपेट में ले लिया है।
कराची के बाद ये जो वबा है ये लाहौर में भी बड़ी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। सुर्ख आँखों की ये जो वबा है हर उम्र के अफराद को अपनी लपेट में ले रही है और आशुब चश्म या आंखों का सुर्ख हो जाना, जिसे हुर्फ़ आम में आंखें आना भी कहा जाता है, और इसके मुख्तलिफ अवामिल भी हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, एलर्जी है या फिर जलन भी शामिल हो सकती है। और आशुब चश्म के मर्ज़ में लाहक मरीज़ों की आंखों के सफ़ेद हिस्से में मौजूद जो खून की छोटी छोटी सी नालियाँ होती हैं वो सोजिश के बाइस सुर्ख हो जाती हैं, पिंक होना शुरू हो जाती हैं, रेड होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आंखें जो हैं वो सुर्खी की माइल हो जाती हैं और आंखों में जलन भी हो जाती है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। और ताहम ये जो आम हालात में बिनाई को भी मुतासर नहीं करती है, मतलब इतना ज़्यादा ये जानलेवा मर्ज़ नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन अगर आपका बढ़ जाता है तब ये आपके लिए जनाब जानलेवा या मसला बन सकता है, आपकी बिनाई भी जा सकती है, या फिर अगर इसका बर वक्त इलाज नहीं कराया जाएगा तो आप सफ़ेद मोतिये में या फिर ये काले मोतिये में भी बदल सकता है। तो ये ख़तरनाक है। तो इस पर हमने बात करनी है कि ये क्या चीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है, इसका इलाज किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है और ये फैल किस तरह रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शर्मीन शाहिद मौजूद हैं जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? डॉक्टर शर्मीन, सबसे पहले तो ये पिंक आइज जिसे कहा जा रहा है, आशुब चश्म जिसे कहा जा रहा है, ये बताइए ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या है ये और ये इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है? पहले हमने देखा कि पूरा कराची से इन्फेक्टेड हुआ है, अब ये लाहौर में भी आ चुका है, तो ये क्या है इन्फेक्शन? जी, बेसिकली ये जो है एडिनोवायरल इन्फेक्शन है। अच्छा। बैक्टीरिया इसमें जो है ना कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई भी उसको कहते हैं। अब कंजक्टाइवा क्या है? बेसिकली ये जो हमारी आई का वाइट पोर्शन है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो जब उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो वो उसको बोलते हैं जी कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। अब उसमें बेसिकली वायरस जो वो इन्वॉल्व है वो एडिनोवायरस है, इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब ये इतना ज़्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज रैपिडली ये फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल, बिकॉज इट्स हाईली कॉन्टीजियस। अच्छा। बहुत ज़्यादा आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने का चांस होता है, ठीक है। आप अब इसी वजह से होता है, मोस्टली ये बच्चों में हो रहा है। सबसे पहले बच्चे घर पे लेके आ रहे हैं, स्कूल्स में, क्राउडेड प्लेसेस से, कहीं से भी वो लेके आ रहे हैं। फिर घर में अगर एक पर्सन को हो गया तो वो दूसरा इफेक्ट हो रहा है, उससे तीसरा इफेक्ट हो रहा है, इसलिए ये सर्कल जो है वो चलता जा रहा है। मतलब ये इतना ज़्यादा रैपिडली जो है ये स्प्रेड होता जा रहा है। क्या इसका जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये जो हमारे वेदर से भी इसका कोई ताल्लुक है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल, इसका ऐसे है कि वेदर से भी ताल्लुक है थोड़ा सा। ये समर का सीज़न जब चेंज हो रहा होता है, चेंजिंग ऑफ वेदर, उसमें है। फिर ह्यूमिडिटी बड़ा प्रेफरेबल सीज़न होता है, बिकॉज आपको पता है जब ह्यूमिडिटी होती है तो हर इन्फेक्शन के लिए बड़ा फेवरेबल सा इन्वायरमेंट हो जाता है, बिकॉज धूप में थोड़ा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं तो बैक्टीरियाज वगैरह ये चीज़ें थोड़ा सबसाइड हो जाती हैं, तो एक ये भी रीज़न है। फिर पोल्यूशन, क्राउडेड प्लेस और ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना वो इस की कॉज बन रही है। बट बेसिकली ये जो 1% टू 2% जो इन्फेक्ट कर रहा है ना, इसकी वजह से ये फैल रहा है। लेकिन किस तरह इन्फेक्ट कर रहा है? मतलब बहुत से जैसे लोग कह रहे थे कि अच्छा अब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपने नहीं देखना तो वो आपको भी हो जाएगा, या उससे हाथ नहीं मिलाना है, उसके नज़दीक नहीं जाना है, तो किस तरह ये फैल रहा है? अच्छा भाई, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये बड़ी कॉमन मिथ है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी तरफ देखना भी नहीं। एग्जैक्टली, कि उसकी आंखों में भी आपने नहीं देखना, वो आपको हो जाएगा। ऐसा वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल देखने से ये ट्रांसफर नहीं होता। आपकी जब तक आपका कोई सिक्रीशंस हैं, आपकी आई की सिक्रीशंस उस पर्सन की सिक्रीशन के साथ इन कांटेक्ट आ जाएं तो उससे बढ़ने का चांस बढ़ता है। अब उसके बाद देखने से इस सेंस में कह रहे होते हैं कि एयरबोर्न है तो कहीं वो आप उसके थोड़ा बहुत करीब आएंगे तो वो आपको टच होगा, वो हाथ आप जैसे सरफेस के ऊपर ये सर्वाइव करता है, ठीक है। तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी सरफेस पे बैठा है, उसके ऊपर आपने टच कर लिया, आपके हैंड्स लगे हैं, आप वही हैंड्स अपनी आईज पे टच कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है। फिर आपकी बेसिकली ना इसमें सिम्टम्स जो है आपकी वो स्नीजिंग से दूसरे पर्सन की उसमें आपको ये इन्फेक्शन ट्रांसफर, खांसी कोई कर रहा है आपके पास बैठ के इन्फेक्टेड पर्सन, उससे हो सकता है। फिर बच्चों में आप मदर्स जैसे डायपर्स वगैरह उनके चेंज कर रही होती हैं, उस टाइम पे ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों से ना डायरेक्टली देखने से नहीं हो रहा, लेकिन टू सम हाउ इनडायरेक्ट लिंक बन रहा है उसका, क्योंकि आपका उसका कांटेक्ट
हो जाता है। जिस तरह हम लोगों ने एहतियात की थी ना, और हमें ये सारी चीज़ें बताई जाती थी कोरोना में, कोविड कि आपने किसी के पास ज़्यादा देर तक नहीं जाना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ये आपकी फ़िज़ा के अंदर भी मौजूद होते हैं, ये पार्टिकल्स क्योंकि मौजूद होते हैं, आप छींकेंगे भी तो वो सारी चीज़ें जो पार्टिकल्स आपकी फ़िज़ा में आ जाएंगे। तो वही चीज़ें आप लोगों ने दोबारा से एहतियात करनी है इस बीमारी में भी, इस इन्फेक्शन में भी खास तौर पर। सरफेस पे काफ़ी स्टे करता है, इसलिए आपके पास अगर कोई पर्सन आ गया तो आपने उसका जो है वो अपनी कह लें कि आइसोलेट हो जाए बिल्कुल, बिकॉज उसके पिलोज से ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके टॉवल से ट्रांसफ़र हो सकता है। आप कपड़ों को अपने बार बार वॉश करें, ठीक है ना, हैंड्स को वॉश करें, इन सारी चीज़ों से आपका वो इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कोविड में SOP मतलब आप लोगों को भी बचाएगा, ये एहतियात आप लोगों को भी बचाएगी और आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी बचाएगी। अच्छा, इसकी थोड़ी सी साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से डॉक्टर शर्मीन हमें बता दें। दूसरा, इसका ड्यूरेशन कितनी है इस इन्फेक्शन की? अच्छा, इसकी सिम्टम्स में जो है आपकी आंख में सुर्खी आना, पिंक आई जैसे ये कह रहे हैं हम इसको, वो आ सकता है। आंख में दर्द हो सकती है, जलन आएगी आंख में। फिर उसके बाद आपकी आंख से एक आपको ना फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही होती है, आपको ऐसे लग रहा होता है कि मेरी आंख में कुछ है, आपका मलने का जी चाह रहा होता है, उसको रब करने का ना, तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन से पेशेंट आ सकता है। और उसका वाटरी डिस्चार्ज काफ़ी होगा, डिस्चार्ज से इसने ट्रांसफ़र भी होना है, तो वो एक चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये बेसिकली थोड़ा सा वो है वायरल इन्फेक्शन है, तो टू समहाउ आपके गले में सूजन आ सकती है, फ्लू की सिम्टम्स आ सकती हैं। और फिर अगर ये जो है, अगर इसकी थोड़ी सी मज़ीद स्वेयर फॉर्म चली जाए तो आपको लिम्फ एडेनोपैथी हो सकती है। इन जगहों पे ना आपको सूजन महसूस हो सकती है, कान के पास गुठलियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो भी इसकी सिम्टम में आ जाता है। तो वो है थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है, लेकिन बेसिक शुरू जो है ये आंखों से ही हो रहा है। स्टार्टिंग जो है वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जलन से शुरू होता है। अच्छा, और अगर आप नहीं कुछ दिन करते, उसको 2-3 दिन गुजार जाते हैं, तो फिर आपको फोटोफोबिया होना शुरू हो जाता है। आप रोशनी से आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, धूप आपको चुभेगी, लाइट प्रॉब्लम करेगी, ये भी एक उसकी साइंस और सिम्टम में आ सकता है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? इसका ड्यूरेशन जो है वो 7 to 21 डेज तक जाता है। ये 2 वीक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सेटल डाउन हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा उसको कह लें कि टाइमली अगर डॉक्टर को विजिट कर लें, मैनेज कर लें, तो थोड़ा जल्दी इसको सेटल डाउन किया जा सकता है। बिकॉज अगर नहीं ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है। तो अच्छा, ये भी जिस तरह मैं अपने इंटरव्यू में बात की है कि इसको मैं पढ़ी थी जब, तो उसमें लिखा था कि अगर इसका सही इलाज नहीं होता तो ये इन्फेक्शन जो है ये काले मोतिये में या सफ़ेद मोतिये में भी बदल सकता है। वाकई ये है ऐसा? अच्छा, इसमें ना एक तो ये चीज़ है, मैंने आपको बताया कि ये वाइट एरिया वाली मेम्ब्रेन है, और टू सम एक्सटेंट ये जो हमारी आंख का ब्लैक हिस्सा, आंख की पुतली, इसको अगर ये इन्वॉल्व कर लेती है कॉर्निया को, तो फिर हमारे लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाता है। कॉर्निया, अगर आप आइज़ को रब बहुत ज़्यादा करें या कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया, तो आपको कह लें कि वो चांस बन जाता है नज़र की कमज़ोरी का, आपको धुंधला नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी ना मेडिकेशन में क्या हो रहा था, हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करने की, ठीक है। खुद हम लोग करते रहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन तो हमारी कॉमन है। तो स्टेरॉइड का यूज़ ज़्यादा करने से भी जो है ये बाद में आपको वो कॉज बन रहा होता है उसका। अगर आप अंडर द ऑब्जर्वेशन डॉक्टर नहीं यूज़ करे स्टेरॉइड्स, तो वो भी फिर आपको कैटरेक्ट और ग्लोकोमा की तरफ चीज़ें लेके जा रही होती हैं। तो सफ़ेद मोती और काले मोती की तरफ भी ये जाया जा सकता है। मतलब अगर आपने इसको इनिशियल स्टेजेस में नहीं पकड़ा है, मैनेज नहीं किया है, डॉक्टर को विजिट नहीं किया और ख़ुद से ही डॉक्टर बने हुए हैं और अपनी चीज़ें मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, स्टेज अगर स्टार्टिंग में किसी की आंख में जलन हो रही है या उसको पता चल रहा है कि इरिटेशन हो रही है, तो वो उस वक्त क्या करे? कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकता है या मेडिकेशन यूज़ कर सकता है, या उसको फ़ौरन से ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? अच्छा, अगर वो अपनी जलन इनिशियल सिम्टम फील कर रहा है, तो बेसिकली ये तो वायरल इन्फेक्शन है, इसने सबसाइड थोड़ा सा टाइम तो ये लेगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको पता है कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो पहले हम रेस्ट एडवाइस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी का बड़ा इसमें रोल है, तो अब पर्सन टू पर्सन वो भी वेरी कर जाती है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, आप कैसे वायरल इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। इसमें आप लुब्रिकेशन आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने आँख को ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। अच्छा, हाँ जी, वो आपको सूदिंग इफेक्ट भी देगा। आपने कोल्ड कंप्रेशन करनी है, बर्फ़ की टकोर आप उसको पॉलीथीन की थैली में बंद करके आँख को उस तरह से आप वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप फील कर रहे हैं कि नहीं मेरी सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, फिर आप डॉक्टर को विज़िट कर लें। फिर हम इसकी मैनेजमेंट के लिए जो है
है वो आपको एंटी एलर्जी, या अगर अब ये अच्छा ये एक चीज़ और है, हम लोग इसको ना स्टार्ट की स्टेज पे पकड़ते नहीं है, तो टू सम एक्सटेंट ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, वायरल तक मैंने आपसे बात की कि आंख से पानी निकल रहा है, मैंने कोई आपसे डिस्चार्ज की बात नहीं की। जब बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाता है तो आंख में से पस आना शुरू हो जाती है, वो आंख चिपकी चिपकी आपको महसूस होती है, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा चिपकी महसूस होती है कि सुबह आपके लिए आंख खोलना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल जुड़ी हुई आंखें होती हैं। उस टाइम पे मीन्स के बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो ये उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही हम हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे होते हैं तो वो एक प्रॉब्लम तो आई होती है, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बड़ा कॉमन है इसके साथ। तो उस टाइम पे फिर हम इसके लिए एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए एंटीहिस्टामीन्स और वो जो अगर आप सिम्टम्स बड़ी ज़्यादा है तो इसको टू सम एक्सटेंट माइल्ड स्टेरॉइड से भी मैनेज किया जा सकता है। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है ना कि वो आपकी पूरी सिचुएशन कंडीशन देखेगा, एग्जामिन करेगा, उसके बाद आपको सजेस्ट करेगा कि अब आपने कौन सी मेडिकेशन खानी है। अच्छा, क्या इसमें गुलाब का अरक भी यूज़ किया जा सकता है? बिकॉज वो बहुत कॉमन एक चीज़ है जो हम अगर आंखों में कुछ भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा तो हम लोग आंख में जो है गुलाब का अरक डालते हैं, तो क्या ये यूज़ किया जा सकता है? अच्छा, एक गुलाब के अरक को लेके बाकी कोई बात है, आँख का कोई मसला आता ही जाता है तो हमें पहला हेयर ये आ जाता है। तो देखिए गुलाब का क्या है, उसका वो जूस ही है ना, रोज़ वाटर, तो आप खुद देखें, एक तो उसमें जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउटफुल है, पहली बात, ठीक है। हमें पता ही नहीं है हमारे के गुलाब के नाम पे मार्केट से क्या डाल रहे हैं। एक उसमें स्टेरॉइड समटाइम्स होते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप देखें प्रिजर्वेटिव्स अगर वो फ्री है, आपने एक जूस है उसको रख दिया तो वो कितना बैक्टीरियल उसमें बैक्टीरियाज ग्रो कर जाएंगे, और वो उल्टा वो आपके लिए जो है वो अर्के गुलाब फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान दे रहा है ना। अगर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हो गई है तो वो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको ना यूज़ करें, मतलब आई ड्रॉप्स यूज़ करें आप, अर्के गुलाब यूज़ करें, बिकॉज वी डोंट नो के ना कि उसमें भी मिलावट हुई है कि नहीं है। वो हमें सही वाला मिल भी रहा है अर्के गुलाब के, वो अरक है भी नहीं कि उसमें बहुत सारे जो है वो मिलावट शुदा, तो अब हर चीज़ हमें मिल रही होती है जी। तो इसलिए आई ड्रॉप्स जो है वो हम लोगों को यूज़, और अगर एक दफ़ा किसी को हो गया तो दोबारा भी हो सकता है ये? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, ये हमें बड़ा कंसर्न होते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि मैंने आपसे पहले बात की कि इम्यूनिटी की का रोल आ गया ना। अब अगर आपको फर्स्ट टाइम हुआ है तो चांसेस होते हैं कि ज़्यादा मुश्किल से ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर सेटल डाउन होगा। आप एक दफ़ा आपकी बॉडी एक्सपोज हो गई है इससे, तो फिर थोड़ा सा चांस कम होता है, बिकॉज आपने एंटीबॉडीज़ आपकी डेवलप हो चुकी होती हैं वायरस के खिलाफ, आपकी वो इम्यूनिटी कुव्वत मदाफ़त अच्छी हो गई होती है। तो इसमें चांस तो होता है, आपको बार बार हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली आपकी कह लेंगे इम्यूनिटी बेहतर हो गई होती है। तो ये है इसमें ना कि मतलब दोबारा हो सकता है अगर आप एहतियात नहीं बरतते हैं, तब ये हो सकता है कि हाइजीन का आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखा। दूसरे जो लोग ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है, जिसने आपने भी कहा कि बच्चों में हो रहा है, तो उनको किस तरह एहतियात हम लोगों ने करानी है कि वो स्कूल जा रहे हैं तो वो किस तरह एहतियात कर सकते हैं कि घर पर आ रहे हैं और वहाँ पर भी अगर किसी बच्चे को हुआ है तो वो क्या करें फिर? अच्छा, इसके लिए मुनीबा आइसोलेट हो जाएं आप ना। हमारी पहले ही हमें SOPs वगैरह हमने फॉलो की हुई, हमें आइडिया। अब अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो बहुत मुश्किल है कि वो उसको मैनेज करे, इसलिए बेहतर है कि आप, क्योंकि वो कह रहे हैं जी अगर आपको हो गया है तो आप डार्क ग्लासेस जो हैं आप वो लगा के, सन ग्लासेस जो होते हैं आप वो लगा के जो है वो जा सकते हैं। नहीं, डार्क ग्लासेस जो है टू सम हो आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। एक तो आपको लाइट से बचा रहा है, दूसरा देखने में आप बुरे नहीं लग रहे, तीसरा उसमें ये प्रिवेंशन हो सकता है कि इंसान थोड़ा हाथ कम टच करता है ग्लासेस, लेकिन वो ऐसा रोक तो नहीं रहा ना। जो अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसकी जो सिक्रीशंस हैं उसको तो ब्लैक ग्लासेस कुछ भी नहीं करी ना, वो तो एज इट इज़ रहनी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्कूल से जो है वो ऑफ ले लें बच्चे को भी। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस से भी ऑफ ले लें, बिकॉज ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपने इसमें अपनी जो है वो एहतियात करनी है कि आपके साथ कोई भी जो है ना बेडशीट्स आपकी बार बार चेंज हो, आपके पिलो कवर्स, आपके टॉवल्स। अच्छा, एक मुनीबा मुझे और बात याद आ गई, बल्कि यहाँ पे वो बीइंग अ फीमेल हम ना अपने कॉस्मेटिक को लेके बड़ा कंसर्न होते हैं, तो अब वो लिया वो भी कॉस्टली होता है, मुश्किल काम है। तो आपने उसको क्या है, आपने उसको भी शेयर नहीं करना, ठीक है ना। अब हमारा रिवाज होता है, ट्रेंड होता है, वो कजन्स शादियों पे फैमिली में इकट्ठे तैयार हो रहे होते हैं, मुझे भी लाइनर लगाना, मुझे भी काजल लगाना। वो बड़ा आपका रूटीन में भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और अगर हम इस
कंडीशन की बात करें तो इसमें आपने ना उसको डिस्कार्ड कर देना। आपने ये नहीं सोचना कि अब मेरा इन्फेक्शन सेटल डाउन हो गया तो मैं अपना वो मस्कारा, मैं अपना वो काजल दोबारा वो दिल पे छोटा सारा पत्थर रख लें, हाँ, ताकि वो दोबारा से वो चीज़ ना हो, इन्फेक्शन ना हो। उसका आपका एक दफ़ा आपके साथ इन कांटेक्ट आ गया, आप उस कॉस्मेटिक को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। मतलब वो काजल, वो लाइनर, वो मस्कारा आप लोगों ने दोबारा यूज़ नहीं करना है, वो बेहतर है आपके लिए। और दूसरा ये कि अपनी चीज़ों को किसी और के ऊपर भी नहीं यूज़ करना है, ये भी फैल सकता है। जी, जी। अच्छा, ये तो कॉस्मेटिक के हवाले से जैसे आपने बात की। दूसरा कॉस्मेटिक में आ जाता है लेंसेज, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो इस्तेमाल करते हैं, वो लोग क्या करें अगर उनको हो जाता है? क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से भी हो सकता है ये? अच्छा, पहले तो अगर आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस ना डिसकंटिन्यू कर दें। 2 वीक्स तक आपने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाने। और लेट्स सपोज आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए थे और उस टाइम पे आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हुई हैं, उस पे आप ये है कि आप वो कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव भी करें और उनको डिस्कार्ड भी कर दें। जैसे हमने कॉस्मेटिक की बात, बेहतर ना वैसे मुझे तो लगता है कि हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस बेहतर होते हैं, लगाए और डिस्कार्ड करते हैं ना, तो वो आप उसको उस टाइम पे आप दोबारा मत यूज़ करें, आपका चाहे इन्फेक्शन सेटल डाउन भी हो गया। और अगर आपको उस टाइम पे हुआ तो वो ड्रॉप्स वगैरह आप कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव करें और आप अपनी मैनेजमेंट शुरू कर दें। लेकिन आपने इस कंडीशन में कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाने। इनफैक्ट आपने स्विमिंग की जिन लोगों को होती है, हॉबी होती है, स्विमिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। स्विमिंग पूल्स में आप खुद भी ख़राब करेंगे अपनी आंखें, और जहाँ आप स्विमिंग करके आएंगे आप बाकी सबके लिए भी ख़राब करके आएंगे, तो आपने वो भी नहीं करना है। मतलब बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है इसके अंदर। तो इसमें क्या सिर्फ आई ड्रॉप्स का ही यूज़ करेंगे या ओरल मेडिसिन भी दी जाती है इसके अंदर? अच्छा, इसके लिए जो है वो आई ड्रॉप्स ही हैं। एज सच अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रही, जैसे मैंने बताया ये वायरल है, गले की सूजन और ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करे, तब आप ओरल पे जा सकते हैं। लेकिन आइज़ के हवाले से ओरल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑइंटमेंट्स हैं और आई ड्रॉप्स हैं। बच्चों में बल्कि ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप आई ऑइंटमेंट यूज़ करें, बिकॉज वो ड्रॉप्स डलवा भी नहीं रहे होते और आई ऑइंटमेंट का कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होता है ना। रात को डाल के आप सो जाएं, पूरी रात वो आँख में स्टे रहती है। दिन को हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज उससे थोड़ी ब्लडिंग ऑफ विजन हो रही होती है, आपने एक्टिविटीज़ करनी है। तो ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप्स का यूज़ जो है वो इसमें वही रिक्वायर्ड है ज़्यादातर। बाकी थोड़ा सा विटामिन सी वगैरह शुरू करें ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छा होना शुरू हो जाए, आप बॉडी नेचुरली इसके साथ फाइट कर सकें आप इन बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस के साथ, वायरल इन्फेक्शंस के साथ। अच्छा, दूसरा जिस तरह हमने इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे बात की, डॉक्टर शर्मीन, ये मुझे बताइए कि स्टार्टिंग में इसके ये पिंक आई होना, सुर्ख आंखें होना और आंखों में जलन ये सारा होना शुरू हो जाएगा, ये टाइम लेगा? नहीं, ये उसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है। आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद इसमें 3-4 डेज बाद जाके सिम्टम्स आना, फिर आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे। हाँ जी। और अगर आप नहीं ट्रीट करते तो वो सिम्टम्स डे बाय डे बढ़ जाते हैं। जैसे शुरू में आपको कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इतने सारे मसाइल नहीं आ सकते। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो फिर कॉर्निया इन्वॉल्व और फिर वो जो आपके साथ सारी डिस्कशन हुई है, फिर आगे से आगे मसले बढ़ सकते हैं, वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और जो लोग ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जिनको नज़र की वो लगी हुई ग्लासेस लगी, उन्हें हो जाएगा तो वो फिर क्या करें? वो अपनी ग्लासेस वगैरह कंटिन्यू रखें, बिकॉज उसमें भी सिर्फ उन्होंने एहतियात करनी है कि अब उनकी ग्लासेस भी साथ इन्फेक्ट हो रही हैं तो उनकी ग्लासेस भी किसी के साथ इन कांटेक्ट ना आए ना। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई, इसमें अब होता है क्या है कि हम अपने जो है वो घर में अगर आपको किसी को हो गया, आप आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, पूरी फैमिली ने एक आई ड्रॉप्स की बॉटल यूज़ नहीं करनी। और ये नहीं करना है डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया था तो मैं भी यूज़ कर लूँ, मैं भी यूज़ कर लूँ। इसका अगर आप सबको भी हुआ हुआ है तब भी अलग अलग अपना रखे आई ड्रॉप, ठीक है। वो बिकॉज उसकी वो टिप जो है वो हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती है, तो फैलने का चांस है। तो आपने टिश्यू पेपर भी है, आपने नया टिश्यू पेपर हर दफ़ा ले उसको उससे आइस क्लीन करनी है और उसको डिस्कार्ड कर देना। रुमाल का ना करें क्योंकि रुमाल आप बार बार एक ही इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप ना डिस्पोजेबल चीज़ों पे शिफ्ट होना शुरू करें। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये जिस तरह डॉक्टर शर्मीन ने कहा है कि एक ही आई ड्रॉपर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, सबने डिफरेंट करना है। समटाइम्स हम ये भी करते हैं कि वो हमें घर में से किसी को हुआ था तो हम कंपैशनेट होकर खुद उसको डालने की कोशिश करें। वो भी आप ना करें, आप कोशिश करें कि आप उसको खुद ही के ड्रॉप्स डालें, बिकॉज आप उसको डालेंगे तो उस टाइम पे भी आप इन्फेक्शन ले सकते हैं ना। ठीक है, मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डिस्टेंस पे आ जाए, हैंडशेक नहीं करने आपने,
और जितनी हमने मतलब जो SOPs हम लोगों ने कोरोना में कोविड में अपनाए थे ना, वही आप लोगों ने इसमें भी अपनाने हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना हो, बिकॉज ये बहुत तेज़ी के साथ एक से दूसरे फ़र्द के अंदर फैलता जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने खुद ही एहतियात करके रोकनी है। डॉक्टर शर्मीन शाहिद हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट मौजूद थी। डॉक्टर शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। हम आशूब चश्म और जिसको पिंक आइज़ इन्फेक्शन भी कहा जा रहा है, जो कि लाहौर में कराची के बाद बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उस पर बात की है कि ये बीमारी है क्या और इसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर हमने बात की है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। अखिया जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मना विदा ऐसा कोई ना मिलया, मैं ढूंढ थकी जेड़ा गया नू मोड़ लिया विदाई। साढ़े चमे दिया जुतियां करे सोई, जेड़ा जुदा रोग गवा विदाई, कदों रब सच्चा करी लिया विदाई। ते कली मैनू छड़ गया माही, ते कली मैनू छड़ गया पार्टी मीर पुरानी वांगू ते दंग गया विच किकेरा, पार्टी मीर पुरानी वांगू दंग गया विच किकेरा। एक जट देखे तेनू अग लगी, ते विठान के कदों बुझा
अरस साज सुना मैं आमदाई क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। हमारी लोक दास्तान हीर वारिस शाह और बहुत ही खूबसूरत पढ़ी आपने Thank you so हीर much. शबाना। माशाल्लाह आपकी आवाज़ क्या खूबसूरत आवाज़ है, बहुत और शुक्रिया आपने जो हारमोनियम बजाया है और जो ढोलक नवाज ने अली अफजल साहब ने जो ढोलक बजाई बहुत ही खूबसूरत। और अभी हम आपकी मुलाकात क्योंकि शबाना से करा रहे हैं, सूफ़ी सिंगर हैं, क्लासिकल इनका खासा है, और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और मज़ीद भी उनसे सुनेंगे क्योंकि आज मैडम नूरजहां की जी, भी जी, जो है वो सालगिरह मनाई जा रही है, तो उस हवाले से भी आपसे हमने सुनना ज़रूर है। तो मुझे बताइए शबाना, कैसे इसमें आना हुआ, मतलब कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैंने मौसीकी की तरफ जाना है? मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। मैंने अपने बाबा को सुनती थी और मेरे बाबा नात ख़्वानी करते थे। तो अच्छा। बचपन से नात ख़्वानी कर रही थी, तो फिर ऐसा ऐसा मुझे हीर वारिशा का शौक़ हुआ। जब मैं तकरीबन 8 क्लास में थी तो मुझे हीर वारिशा मैंने एक दफ़ा ही पढ़ी, सुनी अपने बाबा से। तो फिर मैंने हीर वारिशा जब गाई तो मुझे बाबा ने जब सुना तो कहते माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा आपने। फिर बाबा यहाँ पे ना हीर वारिशा का मुकाबला होता है हर साल, ये जंडियाला शेर खां में। तो वहाँ पे मैं आई तो मैंने वहाँ पे फ़र्स्ट प्राइज़ लिया। तब 2008 की बात है। फिर मैंने 2012 में विन किया हीर वारिशा का, और साथ साथ मैंने फिर अलहमरा ज्वाइन किया, क्लासिकल वहाँ से सीखा। अच्छा। तो फिर मैंने ऐसा ऐसा मुझे लोगों ने पसंद किया, फिर मैंने अपनी एक टीम बनाई। तो मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ भी काम कर रही हूँ। तो अभी आप मतलब सिर्फ हीर ही पढ़ती हैं, हीर वारिशा, या बाकी चीज़ों में भी? बाकी चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अलहमरा में 5-6 साल वहाँ पे क्लासिकल भी सीखा है। जी मैंने सीखा है। हाँ जी, फिर सीख के फिर मैंने अपने एल्बम भी रिलीज़ करवाया। अच्छा। वहाँ पे सूफ़ी कलाम भी हैं, सिंगिंग भी करती हूँ, साथ नात ख़्वानी भी करती हूँ। ओवरऑल सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब माशाल्लाह आपका करियर जो है वो कोई 9-10 साल के ऊपर मुहित है, इतना भी आपको हो गया है सीखते हुए और गाते हुए। क्या बात है। तो इनिशियल स्टेजेस पे आपके बाबा से ही आपने क्लासेस ली थी? नहीं, क्लासेस मैंने अलहमरा से सर अब्दुल रऊफ साहब से। वो तो बाद में आके ली ना, शुरू में जो शुरू से मैंने अपने बाबा को फॉलो किया। तो। बाबा को फॉलो किया था, बाबा सीख रही थी। और मेरे अब्बू मुझे ऐसे सिखाते थे कि मैं अब्बू को सुनती थी, ठीक है, अपने अब्बू की कॉपी करती थी, ठीक है। और फिर प्रोग्राम में पढ़ना वैसे शबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे इसमें क्योंकि वो आपके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है। जी, तो उसको लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम है। जी। और जब मैं शुरू से जब सुनती थी ना, मुझे रोना आ जाता था हीर वारिशा सुन के। तो ऐसे मेरे ना ऐसे दिल की अजीब सी कैफियत हो जानी। फिर मेरा दिल करना मैं हीर गाऊँ, कैसे बाबा पढ़ रहे हैं। तो मैंने अपने बाबा को सुनना, कैसे बाबा गा रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम हीर पढ़ी थी ना, सिर्फ एक कभी मज़ार पे जाना हुआ और वहाँ पे जाके पढ़ना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मज़ार पे जाती हूँ और वहाँ पे हाज़िरी देती हूँ हीर वारिशा। अब 24 सितंबर को आ रहा है सैयद वारिशा का मेला, तो वहाँ पे जाऊँगी इंशाल्लाह और हाज़िरी दूँगी। क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत ही खूब। तो आगे का इन फ्यूचर क्या प्लान है आपके, क्या करना चाह रही हैं? मैं इंशाल्लाह सिंगिंग में रहूँगी और आगे इंशाल्लाह एल्बम अपने रिलीज़ करवाऊँगी। मज़ीद काम कर रही हूँ, सूफ़ी कलाम आ रहे हैं और कुछ फिर नसीरुद्दीन नसीर के भी कलाम आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसके भी आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल से। क्या बात है, वाह जी वाह। अच्छा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी मैं क्योंकि ज़्यादा आज हमने शबाना से सुना है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। हीर तो आपने सुन ली है, और दूसरा जैसे मैंने बात की है कि आज मैडम नूरजहां की सालगिरह भी मनाई जा रही है। उन्होंने हमने उन पर एक पैकेज तैयार किया था, वो दिखाया था, उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया था। तो आज हम यही कहेंगे शबाना को इतनी खूबसूरत आवाज़ है तो मैडम को भी कोई ट्रिब्यूट पेश करें। जी, ज़रूर मैडम को तो लाजमी गाएंगे। चलें जी, कोशिश करते हैं। जदों होली जई लैंदा मेरा नाम, जदों होली जई लैंदा मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय जदों होली जई लैंदा मेरा नाम, जदों होली जई लैंदा मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया।
जो होली जे लेना मेरा ना, क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत मजा आया, बहुत बहुत ही खूबसूरत गाया। ऑब्वियसली हम मैडम को तो नहीं उस तरह कर सकते, लेकिन बहुत खूबसूरत आपने गाया माशाल्लाह। और जो आपके हमनवा हैं वो भी माशाल्लाह, उन्होंने तो इनकी वजह से हम चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सबसे ज़्यादा सुनती किसको हैं आप? मैं ज़्यादातर मैडम नूरजहां को, अच्छा, और सूफ़ी कलाम ज़्यादा सुनती है मैडम आबदा जी को। तो जब कभी ज़्यादा क्लासिकल सुनने को दिल करे तो मैं अमानत अली को सुनती हूँ। अमानत अली खान को? जी, जी, हाँ, उनका क्या बात है, वाह जी वाह। मतलब क्लासिकल ज़्यादा पसंद है जी, आपको, जी। लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं थोड़ा और जॉनरा थोड़ा सा चेंज करूँ? नहीं, मुझे ना जो आजकल के रैप है ना, जो अभी वो मुझे नहीं पसंद, मुझे ना ओल्ड सॉन्ग पसंद है। मैंने ज़्यादातर मैं ओल्ड ही सॉन्ग गाती हूँ। मैंने अभी कल जो आजकल न्यू जनरेशन आ रही है ना, जो सॉन्ग आते हैं मैं नहीं वो गा रही, मुझे पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पसंद। वो सबका एक अपना इंटरेस्ट होता है ना कि आपने क्या सुनना है, क्योंकि कहते हैं जो आप सुनते हो ना वैसा आप बनना शुरू हो जाते हो। वैसे ही मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो फिर जो आपकी रूह को अच्छा लगे फिर वही गाना चाहिए। और वैसे भी क्लासिकल भी गाना बहुत मुश्किल है, और जिसमें आपने उनके नाम ले लिए, मैडम नूरजहां, आबिदा परवीन साहिबा, अमानत अली खान साहब को गाना भी बेहद मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल टास्क होता है। तो मैं चाहूँगी कि उनका भी कुछ हमारी नज़र आप कर दें, अगर आप चाहती हैं तो। मतलब अगर आपको पसंद है तो वो हम भी चाहते हैं, हमें भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि जहाँ जहाँ भी लोग बसते हैं उनका नाम बजता है और उनके गाने सुने जाते हैं। उनका एक है, मैं वैसे गुनगुना दूंगी एक फिक्रा। ज़रूर। नाम आए ना बेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस, जिस राजे संग सांस जुड़ी वो राजा है इस देश में, मैं नहीं जाना खेड़े आ देना, मैं नहीं जाना खेड़े आ देना। बहुत ही खूब। और जब इस तरह के टैलेंट हमारे सामने आता ना, या हमारे प्लेटफॉर्म पे आता, तो बड़ी खुशी होती है। आप जैसे यंगस्टर्स से मिलके, आप जैसे टैलेंट से मिलके कि जनाब वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वो हमारा नाम इंशाल्लाह रोशन ज़रूर करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इंडस्ट्री में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इस खास तौर पर मौसीकी की इंडस्ट्री में और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए, अपने कदम जमाने के लिए? मेरा मानना तो यह हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना नाम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो मैं जब लाहौर में आई तो मेरा ताल्लुक कसूर से है। अच्छा। तो जहाँ से मैडम नूरजहां का ताल्लुक है। तो जब मैं लाहौर आई थी तो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था यहाँ पे कैसे लोगों से बात करनी है। तो फिर मैंने अलहमरा ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे क्लासिकल का पता चला कैसे गाना है, कैसे बैठना है। तो सर अब्दुल रऊफ साहब ने, और मेरे जो दूसरे टीचर है उस्ताद सरदार अहमद साहब, वो मेरे हीर वारिशा के टीचर हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर लोगों से मिलती रही, लोगों से बात होती रही, तो फिर पता चला। फिर यहाँ पे नाम बनाना, टीवी पे आना, ये बहुत मुश्किल काम था। फिर जैसे जैसे मेरा रेफरेंस बढ़ता गया, लोगों ने मुझे सुना, फिर लोगों ने रेकमेंड किया कि आप यहाँ पे जाए, इस चैनल पे जाके बैठे। तो फिर ऐसा ऐसा जर्नी स्टार्ट हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा शो मिल रहे हैं और काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। और वैसे भी कहा जाता है कि मौसीकी एक समंदर है, और इस समंदर के अंदर अपना नाम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि मेरी अम्मी अब्बू को मुझे सपोर्ट करती हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ ये हैं। भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर तो आप किसी भी मैदान में जो है ना वो आप तरक्की कर लेते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जब आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली जब आपको जो है सपोर्ट करती है। तो आप माशाल्लाह, जितनी अच्छी आपकी आवाज़ है ना शबाना, मुझे तो लगता है कि आपने जल्दी फेमस हो जाना है, और इंशाल्लाह हम आपको एक अच्छे मकाम पर देखेंगे, और फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, फिर देखेंगे कि आप जो है वो इसी तरह की रहती है कि नहीं रहती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, सोशल मीडिया से कितना हेल्प मिलता है? सोशल मीडिया वहाँ पर भी, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अपने फुटेजेस या अपनी जो क्लिप्स हैं वो लगाते हैं, तो वो रातों रात तो वो फेमस हो जाते हैं। तो वो हेल्पफुल है अब आप लोगों के लिए, नए आने वाले सिंगर्स के लिए, सोशल मीडिया खास तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोशल मीडिया में जो भी मैं अपनी पोस्ट लगाती हूँ, जब कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत शेयरिंग करते हैं। मेरे आपके पेज पे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
और इंस्टा पे भी मैं कोई भी रील लगा दूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेमस होते हैं, लोग बहुत लाइक करते हैं। क्या बात तो उसको शेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर बाकायदा उनके नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, मैडम हमें ये भी सुना दे, ये सूफ़ी कलाम सुना दे, ये सॉन्ग सुना दे। तो फिर मैं उनकी जो आती है रिक्वेस्ट वो पूरी भी करती हूँ। फिर उनका टैग करके ये मैंने कर दी है पूरी। अच्छा, तो कोई नई एल्बम के ऊपर, नए सॉन्ग के ऊपर तैयारी कर रही है? मैंने आपसे प्लान करी है? हाँ, मैंने अभी उनकी रिकॉर्डिंग तो हो गई है, ऑडियो हो गई है, तो इंशाल्लाह वीडियो जल्द आएगी। वो फिर अच्छा, मैं अपने वीडियो भी यूट्यूब बनानी चैनल है? पे, हाँ जी, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, शबाना अब्बास के नाम से। तो मतलब एक होता है ना, हमारी ख्वाहिश होती है कि हमने किसी के साथ ड्यूएट करना है, किसी के साथ स्टेज शेयर करना है, तो कोई है ऐसी ख्वाहिश किस सिंगर के साथ, पाकिस्तानी सिंगर के साथ आप ड्यूएट करना चाहेंगे? मेरी ख्वाहिश है, लेकिन अभी जब मैं अपने बाबा से परमिशन लूँगी फिर मैं किसी के साथ स्टेज शेयर करूँगी। चलेंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छा लगा शबाना आपसे मिलके, माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी आवाज़ है। आपका भी बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और अली साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। लेकिन जाते जाते हम कुछ आपसे एक और सुनना चाहेंगे ज़रूर, कि एंडिंग भी जिस तरह आपने आगाज़ अच्छा किया, एंडिंग भी अच्छी हो जाए हमारी। वो वाला धमाल कर। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा हमें शबाना से मिलके। शबाना, लास्ट पे क्या, जो आपको देखने वाले हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी, और जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उन्हें भी क्या पैगाम देना चाहेंगी? लास्ट में यही पैगाम करूँगी कि मेहनत कंटिन्यू रखो, कभी हार ना मानो, अल्लाह एक ना एक दिन मुकाम दे देता है। और जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी, मेहनत करके, और जो मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अगर आप यकदम कहेंगे कि हमें ये भी चीज़ मिल जाए, ऐसे कभी नहीं मिलेगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा लगा शबाना आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपकी माशाल्लाह टीम भी बहुत अच्छी, आप खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच जी, आप यहाँ पर आई और आपने हमारे शो को 4 चांद लगा दिए। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरह शबाना के वालिद ने उनकी सपोर्ट की है, उनकी बैकबोन बने हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने करियर को एक्सेल कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और अगर इसी तरह सारी फैमिलीज़ और सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की सपोर्ट करना शुरू कर दें, उनका इंटरेस्ट देखकर उनकी सपोर्ट करें, तो मेरे ख्याल से फिर हर कोई कामयाब होगा। और ये जो टैलेंट है वो फिर बाहर हमारे ज़रूर आएगा, और वो नज़र आएगा ग्लोबली भी, और हर जगह फिर पाकिस्तान ही पाकिस्तान हमें नज़र आएगा। शबाना हमारे साथ मौजूद थी, आमिर हुसैन साहब और अली अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए। और अगर आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं, आप लोगों में कोई टैलेंट है, कुकिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, पेंटिंग का टैलेंट है, कोई भी टैलेंट आपको लगता है कि आपके अंदर मौजूद है, आप वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ज़रूर बुलाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।